नमस्कार सभी को। दोस्तों, जैसे स्वेटर का जब एक धागा खींचते हैं तो पूरा का पूरा स्वेटर उधड़ने लगता है, उसी तरीके से जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया है, हर रोज एक नया बयान आ रहा है। कभी गडकरी साहब कह रहे हैं कि उनके यहाँ पे भी उनकी वोट चोरी हुई है। शशि थरूर से लेके आम आदमी पार्टी, जो सामान्यतः राहुल गांधी के साथ खड़ी नहीं होती है, वो भी इस समय राहुल गांधी के साथ, आप या यूं कह लो कि राहुल गांधी के पीछे खड़ी नजर आ रही है। क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है जिसपे सबको एक होना ही है, क्योंकि सबकी साख दांव पे लगी है, सबका अस्तित्व दांव पे लगा है। पर इन चीजों से आगे बढ़ के आज शरद पवार ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे दो अनजान शख्स राहुल गांधी और शरद पवार को उनके सरकारी आवास पे एक खुला ऑफर देते हैं महाराष्ट्र में सरकार बनाने का, यानी महाराष्ट्र के चुनाव को मैनेज करने का। अब शरद पवार ने जब से ये खुलासा एक सार्वजनिक मंच पे किया है, इससे राहुल गांधी के दावों को और ज्यादा बल मिल रहा है और चुनाव आयोग और ज्यादा कटघरे में खड़ा होता नजर आ रहा है। क्योंकि जब एक आदमी आरोप लगाता है तब आप उसकी आवाज दबाते हैं, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि देश के हर कोने से हर पॉलिटिशियन, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई ना कोई चुनाव मैनेजमेंट से जुड़ा मुद्दा उठा रहा है। तो क्या कुछ खुलासा शरद पवार ने किया है, आइए आज की इस वीडियो में डिटेल में और आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, शरद पवार ने नागपुर के एक कार्यक्रम में सबके सामने एक खुलासा किया है, और ये खुलासा अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है। क्योंकि मामला एक सीट दो सीट का नहीं है, मामला है सीधे सरकार बनाने का ऑफर देने का। फिर क्या मतलब है लोकतंत्र का। और अब देखना यह है कि चुनाव आयोग आखिर कितने लोगों की बातों को नकारता है। क्योंकि शरद पवार जो आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे उसको आप ऐसे खारिज नहीं कर सकते। वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। और मुझे लग रहा है इस समय सबसे बुजुर्ग एक्टिव पॉलिटिशियन कोई है तो वो शरद पवार ही है। और शरद पवार मोदी जी के खिलाफ ऐसे कोई हार्ड लाइनर भी नहीं है। इनके रिश्ते मोदी जी से भी अच्छे हैं, राहुल गांधी से भी अच्छे हैं, यहाँ तक कि अडानी जी से भी अच्छे हैं। तो एक ऐसा आदमी भी जब बोल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना कॉम्प्लेक्स है और कितनी गहराई तक है। दरअसल शरद पवार ने हाल ही में एक फंक्शन के दौरान कहा कि पिछले साल 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय दो अजनबी लोग दिल्ली में उनके सरकारी बंगले पे उनसे मिलने आए, और इन दोनों लोगों ने पवार साहब को सीधा ऑफर दिया कि हम आपके लिए 160 सीटें मैनेज कर देंगे, यानी आपकी सरकार जो है वो महाराष्ट्र में बनाने की गारंटी देंगे, बदले में इनको पैसा चाहिए। अब 160 सीट का मतलब आप समझ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, बहुमत के लिए मात्र 145 सीटें चाहिए। और पवार साहब के बंगले पे दो अजनबी लोग आके ये कह रहे हैं कि हम आपके लिए 160 सीट मैनेज कर देंगे। अब ये जो शरद पवार को ऑफर दिया गया था, ये शरद पवार को नहीं बल्कि पूरी इंडिया गठबंधन को था। क्योंकि शरद पवार अकेले तो चुनाव लड़ नहीं रहे थे, उसमें उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी शामिल था। अब दोस्तों, ये खुलासा जो है ये अपने आप में बता रहा है कि किस लेवल पे लोगों की दबंगई बढ़ चुकी है। आप सोचो कितना ओपनली ये मैनिपुलेशन का काम चल रहा है, मैनेजमेंट का काम चल रहा है। वरना दो लोगों की इतनी जरूरत हो गई है कि शरद पवार जैसे नेता के यहाँ पे, वो भी सरकारी आवाज पे, ये लोग जाके खुला ऑफर दे रहे हैं। क्या इस पे इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए। आगे शरद पवार बताते हैं कि इन दो अजनबी लोगों को वो राहुल गांधी के सरकारी आवास पे वहीं दिल्ली में ले गए, जहां पे उन दोनों लोगों ने वही सेम पेशकश राहुल गांधी के सामने की। और पेशकश कुछ ऐसी थी कि ये लोग वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करते, चुनाव नतीजों में तिगड़म करके इसको मैनेज करते। पर राहुल गांधी ने तुरंत ये फेवर ठुकरा दिया, इन लोगों को कहा भाई तुम लोग निकलो यहाँ से, हमको ऐसा ऑफर नहीं चाहिए, और बातचीत वहीं खत्म हो गई। तो ये खुलासा जब से शरद पवार ने किया है, एकदम सियासी गलियारों में अफरा तफरी मची हुई है कि आखिर चल क्या रहा है। और खुलासा भी एक ऐसे समय में हो रहा है जब इलेक्शन कमीशन की कोई साख बची नहीं है। मैनेजमेंट के खेल पे राहुल गांधी फ्रंट पे सामने आ चुके हैं। और कर्नाटक में जो बेंगलुरु की एक विधानसभा सीट पे राहुल गांधी ने खुलासा किया है कि फर्जी वोटरों को जोड़ा गया था, बहुत ज्यादा एडिशन हुआ था, कम से कम 1 लाख वोट फर्जी तरीके से जोड़े गए थे। एक एक पते पे एक कमरे में 80-80 लोग, 150 लोगों का रजिस्ट्रेशन है। तो इसी तरीके के मैनेजमेंट का ऑफर लेके तो दो लोग शरद पवार के पास आए थे। अब इन दो लोगों को लेकर राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है कि आखिर ये दो लोग कौन थे, किसके इशारे पे वहां पे भेजे गए थे। अब इसमें दो चीजें हैं। इन्होंने राहुल गांधी को शरद पवार को ऑफर देने की कोशिश की, तो या तो ये लोग स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे जिसमें कोई बात राहुल गांधी की ओर से निकल जाती, कोई रिकॉर्डिंग आ जाती, उसके बाद राहुल गांधी की इमेज को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा सकती। और अगर ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं था, अगर ये मैनेजमेंट का ऑफर सही था, तो फिर ये दो लोग जाके किसी और को भी तो ऑफर दिए होंगे, किसी ने तो उनका ऑफर एक्सेप्ट किया होगा। या फिर जो भी चीज थी, ये इसका खुलासा तो तभी होगा जब ये दो लोग सामने आएंगे, इनसे पूछताछ होगी, इस पे जांच होगी। और इलेक्शन को मैनेज करना, वो भी 160 सीट का कोई ऑफर दे रहा है, तो ये तीन ही स्तर पे हो सकता है। जब इलेक्शन कमीशन खुद इसमें शामिल हो, या फिर केंद्र सरकार इसमें शामिल हो, या फिर राज्य सरकार इसमें शामिल हो, या तो तीनों की मिली भगत हो। वरना इतने लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे कैसे इस तरीके का मैनेजमेंट हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि इसकी जांच करेगा कौन। क्योंकि आरोप में और शक के घेरे में तो इलेक्शन कमीशन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर कोई है।
और आरोपी खुद तो अपनी जांच करेगा नहीं, तो या तो सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी जांच करे, अपनी निगरानी में जांच कराए, तभी सारे तथ्य सामने आ सकते हैं। क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। विपक्ष लगातार इलेक्शन कमीशन से डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट मांग रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग मांग रहा है, उसको कुछ नहीं दिया जा रहा है। लगातार राहुल गांधी पूछ रहे हैं, 14 भाषाओं में उन्होंने लेख तक लिखा, एडिटोरियल तक लिखा कि आखिर महाराष्ट्र इलेक्शन में 6 महीने में 41 लाख वोटर कैसे बढ़ गए। कायदे से तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब कोई एक नेता भी सवाल उठाए, एक इंसान भी सवाल उठाए, तो उसको वहां पे आके सफाई देनी चाहिए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। पर यहाँ पे जो विपक्ष है, जिसके पास 60% जनता का मैंडेट है, उसकी बातों को लगातार इलेक्शन कमीशन नकार रहा है। और एक अजीब सी चीज ये हो रही है कि सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है और बुरा जो है वो बीजेपी को लग रहा है। कभी गृह मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उसको राहुल के परनाना ने ही शुरू किया था, नेहरू जी पे चले गए। जवाब देने की बजाय देवेंद्र फडणवीस जो है वो भी राहुल गांधी पे अटैक कर रहे हैं। अगर आप लोगों की इसमें कोई संदिग्ध भूमिका नहीं है तो आपको खुद आगे आगे कहना चाहिए, सरकार को खुद फ्रंट पे आना चाहिए कि भाई जब इलेक्शन का डेटा मांगा जा रहा है तो उसको दिया जाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन पर इस समय बड़े पैमाने पर मैनिपुलेशन की सिस्टमेटिक शिकायतें हैं कि सिस्टमेटिक रूप से ये लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं। एक आदमी के पास कई वोटर आईडी है, कई कई जगह पे वो वोट दे रहा है, एक ही कमरे में, एक कमरे के रूम में कई सौ वोटर रजिस्टर है, बोगस एंट्री हो रही है, डेटा बड़े पैमाने पे डिलीट किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन क्लीन नहीं होता है, अपने आप को लाके अपना पक्ष सही से नहीं रखता है, बीजेपी इस तरीके से विपक्ष पे हमलावर होती है, तो इससे जनता के मन में एक बात तो पहुंच रही है कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। ये आशंकाएं तो पहले से है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। पर अगर सामान्य लोगों में, जनमानस में, चाहे वो बीजेपी का सपोर्टर हो या कांग्रेस का, जब ये बात बैठने लगेगी कि वोटों की चोरी हो रही है, इलेक्शन में मैनिपुलेशन हो रहा है, तो आप समझ लो बहुत लार्ज स्केल पे इसका नुकसान बीजेपी को ही होने वाला है। और वैश्विक स्तर पे भी आप देखोगे इंडिया की इमेज पे बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है। अब जब नई डेमोक्रेसी इंडेक्स लिस्ट आएगी ना, तो आप देखना उसमें हम कितना नीचे जाएंगे। देश के 75 साल के इतिहास में बहुत कुछ हुआ है, बहुत तरीके के फ्रॉड हुए हैं, बूथ तक लूटे गए हैं, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से कि पूरा का पूरा स्टेट, पूरा का पूरा देश जो है उसके चुनाव को सिंगल हैंडली मैनेज करना, ये आज तक नहीं हुआ है। दोस्तों 2014 में मोदी की लहर थी और 10 सालों से सत्ता में रही कांग्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, बहुत भारी लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी देखी गई थी। तो उस समय जो मोदी जी की स्वीपिंग विक्ट्री हुई थी ना, उसके अलावा जब 2019 का चुनाव हुआ तो उससे बड़ा मैंडेट मिला। जबकि आप ग्राउंड पे देखो तो स्थितियां बिगड़ना शुरू हो गई थी और जब 2024 का चुनाव होने वाला था तब से माहौल बनाया जा रहा था 400 पार का। पर अब उस माहौल का और उस मैनेजमेंट का धागे खुल भी रहे हैं, धागे उधड़ भी रहे हैं। और इसका सॉल्यूशन बहुत सीधा है। जब देश के लाखों लोग वोटर लिस्ट पर, चुनाव आयोग पर शक जता रहे हैं, तो एजेंसी का काम यह है कि वो जो डेटा है, जो वोटर लिस्ट है, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। अब देखना यह है कि शरद पवार के इस खुलासे के बाद क्या इलेक्शन कमीशन कुछ बोलता है, सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान लेता है, या फिर इस मामले में भी शरद पवार से इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगेगा जैसा राहुल गांधी से मांग रहा है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।